हे दोस्तों, मेरा नाम जय देसाई है। आई एम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आई एम फाइनेंशियल फ्रीडम कोच। ये कोर्स मैंने क्यों डिजाइन किया है, इसके लिए बहुत अच्छी एक स्टोरी सुना रहा हूँ। अभी मैं जो घर में रह रहा हूँ, उसके पहले मैंने दो घर और खरीदे थे। और वो घर खरीदने की जर्नी में मुझे क्या क्या हर्डल्स आए या क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हुए, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते मैंने मेरे टारगेट तो अचीव कर लिए। पर मुझे लग रहा है कि साथ साथ में इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना ड्रीम होम खरीदना है, क्यों खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो पता ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जो एक्सपीरियंस मैंने अभी तक किया हुआ है, वो एक्सपीरियंस मैं कैसे लोगों को पहुंचा सकता हूँ, या फिर लोगों को अपने ड्रीम होम खरीदने के लिए मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, या फिर उनका जो ड्रीम होम खरीदने का जो टारगेट है वो मैं कैसे अचीव करने में उनकी हेल्प कर सकूं। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, या उसके लिए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है कि आपको अपना ड्रीम होम परचेस करना है तो कैसे करना है। यहाँ पे आपको मैं दो तीन चीजें और बताना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर खरीदना इज अ नॉट अ गुड आइडिया, या घर आज की तारीख में घर खरीदना वो एक बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है, आप वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं वो कोई डिबेट का पार्ट नहीं होने चाह रहा हूँ कि आपको घर खरीदना है तो क्यों खरीदना है, नहीं खरीदना चाहिए, फलाना ढिमकाना। मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अगर जिसको अपना खुद का ड्रीम होम खरीदना है तो उसको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है जिससे वो आसानी से अपना ड्रीम होम का जो उसका ड्रीम है वो अपना कंप्लीट कर पाए। ये वीडियो में मैं आपको वही बताना चाहूंगा, आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है अपना ड्रीम होम खरीदने के लिए, या फिर अपना ड्रीम होम का ड्रीम कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैंने आगे आपको बताया हुआ है, अभी तक मैंने दो घर खरीदे हुए हैं। एक घर जहां पे मैं 2006 में मेरे पेरेंट्स के साथ रह रहा था, तो वो घर मैंने खुद ने नहीं खरीदा था, तो वो एक्सपीरियंस मुझे है नहीं। मगर ये मेरा फर्स्ट घर है जो 1 BHK का घर था मेरा। उसके बाद 2006 में मैंने अपना खुद का 3 BHK होम लिया। अच्छा, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने ये घर लिया था तो मेरे पास खुद के पैसे थे नहीं, तो मुझे कंपलसरी ये घर लोन से ही लेना था। मगर जब मैं लोन लेने गया तब मुझे जाके पता चला कि लोन ऐसे ही नहीं मिल जाता। अगर आपका इनकम है तो भी आपको कंपलसरी लोन मिलेगा ही, जो आपका डिजाइन लोन अमाउंट है वो कंपलसरी नहीं है। क्योंकि जब आप होम लोन लेने जाते हो तो बहुत सारे अलग अलग टर्म्स है जिसको मैं आगे की वीडियो में कवर कर लूंगा। तो ये मेरा 2006 में जो 3 BHK घर था, उसके बाद 2024 में मैंने मेरा नया 5 BHK पेंट हाउस लिया हुआ है। तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है जहां पे मैं घर खरीदने की पूरी प्रोसेस मैंने 2 या 3 बार की हुई है। तो वही मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। जब आप घर खरीदने जाते हो तो मुझे लगता है कि टॉप 3 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और वो टॉप 3 प्रॉब्लम्स कौन से हैं? सबसे पहला, यार मुझे घर की जरूरत है कि नहीं है। दूसरा, मैं मेरा ड्रीम होम कब खरीदूं। और तीसरा, अगर मुझे अपना ड्रीम होम खरीदना है या फिर मुझे अपना घर का खुद का घर बनाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो ये 3 चीज मैं आपको ये वीडियो में आगे की वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाई वी नीड ओन होम। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये डिबेट, इस पे बहुत लंबी डिबेट चल सकती है कि मुझे अपना घर खुद का घर होना रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। मैं यहाँ पे मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस से, मेरे जो क्लाइंट के एक्सपीरियंस से, उससे कुछ चीजें सीखी हुई है। वो हिसाब से सबसे पहले जो किराएदार होता है, अपना कोई भी लैंडलॉर्ड की अपने को कोई टेंशन रहेगी नहीं। अपना खुद का घर होगा तो किराएदार का कोई टेंशन रहेगा नहीं हमें को। अगर मेरा खुद का घर होगा तो मुझे कभी भी कोई भी टेंशन होगी नहीं कि कोई मेरा किराएदार मुझे घर से बाहर निकाल दे। इमोशनली मैं सिक्योर रहूंगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं मेरे खुद के घर में जाता हूँ तो एक इमोशनली सिक्योर मैं फील करता हूँ। इमोशनली सिक्योर मतलब कि मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। बहुत बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बहुत लंबी टूर पे गए हो या फिर कहीं घूमने गए हो, उसके बाद जब आप अपने घर पे आते हो तो आप एक इमोशनली सिक्योर होते कि हाँ हस मैं मेरे घर पे पहुंच गया। नो अनसर्टेनिटी। लाइफ में कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का घर है या फिर मैं मेरे खुद के घर में रह रहा हूँ। नो कॉम्प्रोमाइज। मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। कॉम्प्रोमाइज कैसे नहीं करना होगा? बहुत बार हम होते हैं कि हमारा रेंटेड घर होता है, तो हम सोचते हैं कि यार ये घर में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये फर्नीचर नहीं लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे डेकोरेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक्सपांशन करना है घर का तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा खुद का घर नहीं है। तो हमको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, या फिर हम रेगुलर बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस। आज की तारीख में फाइनेंसिंग ऑप्शंस इतने इजी हो गए हैं, आप अपना खुद का घर आराम से बना सकते हो।
टैक्स बेनिफिट ऑन होम लोन्स अगर आप लेते हो तो अलग से टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। बिल्डिंग योर ओन एसेट्स, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये भी पता होगा कि खुद का घर होना ये एक रियल एसेट असेट्स आप अपने लिए या फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्रिएट कर रहे हो। होम एज अ इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, होम एज अ इन्वेस्टमेंट आप ऑप्शंस देख सकते हो, उसको हेज कर सकते हो। हेज मतलब कैसे कि अगर आपने अपना घर का खुद का घर एक ले लिया हुआ है तो वो प्रॉपर्टी आपको मिनिमम इन्फ्लेशन को बीट करके आपकी एसेट को हेज भी कर सकती है। और हम सोसाइटी में रहते हैं, वी आर इंडियंस, खुद का घर होना एक अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या खुद का घर होना, वी आर इंडियंस, हमको सोसाइटी को भी फेस करना होता है। जब तक आपका घर नहीं होगा तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती भी नहीं है और आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होती है। तो कंफर्मिंग टू सोशल नॉर्म्स उसके लिए भी अपना घर होना चाहिए। मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि खुद का घर क्यों होना चाहिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि खुद का घर हम कब खरीदें। मेरी आज जॉब लगी और कल जाके मैं खुद का घर खरीद लूं, या फिर मैं 5 साल के बाद खुद का घर खरीदूं, या 20 साल के बाद खुद का घर खरीदूं, ये अलग एक टॉपिक है। मैं मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस से आपको साथ कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप देखोगे आज से 15 या 20 साल पहले लोग क्या करते थे कि उनका सैलरी का इनकम कम होता था तो वो लोग जब रिटायर्ड होते थे तब बाहर जाके खुद का घर ढूंढने के लिए ट्राई करते थे और फिर अपना एक घर बनाते थे। मगर नाउ टाइम हैज चेंज। बहुत बार क्या होता है कि 10 साल 15 साल 20 साल में जो आपने 5 साल पहले जो घर देखा था उसका करंट प्राइस 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया होता है। जरूरी नहीं है हर एरिया में ऐसा होगा, बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है। क्यों? डिमांड एंड सप्लाई। इंडियन इकोनॉमी इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है और इजी लोन भी उनके पास अवेलेबल है, जिसके कारण डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वही अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे तो आपने आज जो प्रॉपर्टी देखा होगा वो प्रॉपर्टी 2 साल 3 साल या 10 साल के बाद 3 गुना 4 गुना या 10 गुना चेंज हो गया होगा। तो सबसे बेस्ट टाइम कब है आपका घर खरीदना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आपका पर्सनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेटल हो जाए तब आप घर के लिए सोच सकते हो। पर्सनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब आपके पास एक जॉब है, एक बंदा है जिसके पास अपना खुद का जॉब है, जिसने 4 5 साल जॉब में निकाल दिया है और उसको पता चल गया है कि ये जॉब मैं कर सकता हूँ, कल्चर अच्छा है, ये इंडस्ट्री अच्छा है, यहाँ पे ग्रोथ मुझे मिल सकता है। तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कि जहां पे आपका जॉब है या फिर आपका बिजनेस है वो एक सेटल लेवल पे हो गया हुआ है। फैमिली स्टेबिलिटी मतलब अगर आपकी शादी होनी है, आपकी अगर शादी हो गई है तो फिर आपको फैमिली में एक बच्चा चाहिए या फिर 2 बच्चा चाहिए, उसको हम बोलेंगे फैमिली स्टेबिलिटी। स्टेबल इनकम, जैसे मैंने आपको आगे बताया वैसे ही कि अगर आप बिजनेस ऑनर हो या फिर आप जॉब कर रहे हो तो वो स्टेज पे ही घर खरीदने के लिए सोचना चाहिए जब आपको लगेगा कि ये जो मेरा जॉब है वो मेरा मनपसंद काम मैं कर रहा हूं और इनकम मेरे पास उतनी आ रही है जो मेरे फ्यूचर के ईएमआई को मैच कर सके, या फिर मेरे पास जो इनकम आ रही है वो रेगुलरली इनकम मेरे पास आ रही है। तब आपको सोचना चाहिए अब खुद का घर खरीदने के लिए। और मार्केट कंडीशंस, बहुत बार आप पर्सनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी सेटल हो गई हो, फैमिली स्टेबिलिटी भी सेटल हो गई हो, स्टेबल इनकम भी आपकी हो गई हो, पर आपको घर खरीदने के टाइम पे मार्केट कंडीशन को भी देखना है। मार्केट कंडीशन इन टर्म्स कि अभी जो मार्केट चल रहा है वहां पे डिमांड और सप्लाई का क्या स्टेज है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब बहुत सारे लोग घर खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं और घर मिल नहीं रहे, या फिर बहुत सारे घर तैयार है और लोग नहीं मिल रहे। जब डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगा तब आप जाके अच्छी डील कर सकते हो, मार्केट में जाके अच्छी डील कर सकते हो रियल एस्टेट ब्रोकर के साथ या फिर रियल एस्टेट डेवलपर के साथ। तो मार्केट कंडीशंस भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा जरूरी नीड और वांट, मुझे घर लेना है और मुझे 5
BHK पेंट हाउस लेना है, वो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी है आपकी नीड को, नहीं वांट को। तो आप ये सब चीज में सेटल हो जाओगे, या फिर ये सब चीज को एनालाइज कर लोगे। अगर आप ये सब चीज को एनालाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपका स्टेज है वो घर खरीदने के लिए परफेक्ट स्टेज है। यहाँ पे एक रैंडमली मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि बेस्ट एज है आपका 28 to 32। ये जो 4 साल है तब तक आपको ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी जॉब, आप 30 की जो एज है वहां पे आप उनके लिए कुछ प्लान करना चाहिए। क्यों 30 की एज में बता रहा हूं? क्योंकि आप अपने बिजनेस में सेटल हो चुके होंगे, या फिर आपको जो भी काम करना है या आपको जो जॉब करना है उसमें भी आप सेटल हो चुके होंगे, और आपकी जो स्टेबिलिटी है वो भी आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि हाँ ये काम मुझे अच्छा लग रहा है, ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आप ये एज पे बिल्कुल घर लेने का रिस्क ले सकते हो। गुड क्रेडिट स्कोर हमेशा आपको अच्छे होम लोन के रेट दिला सकता है, इंटरेस्ट रेट दिला सकता है। इसलिए आपको ये भी हमेशा देखना है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, जिसको हम सिबिल स्कोर बोल रहे हैं। तो गुड क्रेडिट स्कोर ऑल्सो गिव यू अ गुड रेट ऑफ रिटर्न। गुड क्रेडिट स्कोर ऑल्सो ऑफर यू अ गुड रेट एट द टाइम ऑफ होम लोन। दो चीज मैंने आपको बता दी कि आपको घर क्यों खरीदना है और आपको घर कब खरीदना है, मगर ये दो चीज होने जाने से घर खरीद नहीं सकोगे। तो मैंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि अगर आपको होम लोन खरीदना है तो ये जो मैं आपको आगे प्रोसेस बता रहा हूं ना, वो प्रोसेस आप फॉलो करोगे ना, बहुत ही आसानी से आप अपना ड्रीम होम खरीद सकते हो। तो प्रोसेस की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप्स कौन सा होगा कि मुझे घर क्यों खरीदना है। घर क्यों खरीदना है वो मैंने आगे आपको बता दिया था, यहाँ पे आगे मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ मुझे घर क्यों खरीदना है। मेरा जो एग्जिस्टिंग घर है वो छोटा हो रहा है, मेरे फैमिली एक्सपांड हो रहा है इसलिए मुझे घर खरीदना है, या मेरा स्टेटस अब अपग्रेड हो गया है तो मुझे उसके लेवल से घर खरीदना है। मेरा इनकम फ्लो मुझे अभी परमिट कर रहा है कि मेरे मेरे लाइफस्टाइल को अपग्रेड करूं, उसके लिए घर खरीदना है। तो आपको घर क्यों खरीदना है गोल आइडेंटिफाई करना है। सेकंड प्रोसेस में आएगा, घर खरीदने के टाइम पे मुझे पहले घर ढूंढना भी तो पड़ेगा ना। तो घर ढूंढने के टाइम पे मुझे क्या क्या चीज देखनी है वो आपको देखना है। उसके बाद आपको आएगा, आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल टर्म्स क्या होती है। घर खरीदने के टाइम पे कौन से फाइनेंशियल टर्म्स होगी वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। अंडरस्टैंडिंग द लोन प्रोसेस, आपको अगर घर खरीदना है तो आपको होम लोन्स लेके घर खरीदना है, या फिर आपको अपने खुद के पैसे से घर खरीदना है, उसकी एक मैंने प्रोसेस बनाई हुई है। वो प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं मेरी डील क्लोज कर रहा हूं, घर मैंने फाइनलाइज कर दिया है और घर मैं खरीद रहा हूं, फाइनली घर खरीद रहा हूं, तो उसको अगर मुझे डील क्लोज करनी है वो टाइम पे मुझे क्या क्या चीज का ध्यान रखना है वो बताऊंगा। और लास्ट में अगर आपने अपना घर, खुद का घर खरीदा हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से बैर मिनिमम इंश्योरेंस आपके पास होने चाहिए वो बताऊंगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो है उसको मैं अलग अलग पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आप बहुत आसानी से समझ पाओगे कि ये चीज मुझे कैसे करनी है और उसके मेरे क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, होम बाइंग गोल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे घर क्यों खरीदना है, वो गोल्स आपके पास होना चाहिए, नीड एंड वांट्स। जैसे कि मुझे अभी मेरा 2 BHK का घर है तो मुझे अभी 3 BHK चाहिए या 4 BHK चाहिए, कौन सी एम्यूनिटीज चाहिए मुझे मेरे घर के सराउंडिंग में, या फिर जो सोसाइटी में मैं मेरा घर लेने वाला हूँ वहां पे मुझे कौन सी एम्यूनिटीज चाहिए वो आप लिस्ट डाउन करोगे। आपको ये भी देखना है कि अगर ये मैं घर खरीद रहा हूँ वो कौन सी जगह पे है या कौन से एरिया में है, जहां पे कितना पोटेंशियल है वहां पे ये जो मेरी असेट्स बना रहा हूं उसका एप्रिसिएशन होने के लिए। तो आपको ये भी देखना है, ये भी कंसीडर करना है कि जब आप घर खरीदने जाओ तो आप एक रिसर्च करो कि कौन सा एरिया में मेरा घर खरीदने वाला हूँ, वहां पे डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का वहां पे डेवलपमेंट का क्या एरिया है।
वहां पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने के कितने परसेंटेज चांसेस है, वहां पे वो जो एरिया है वो न्यू डेवलप एरिया है या फ्यूचर में वो डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, उसको भी आपको रिसर्च करना है, जिससे आपकी जो प्रॉपर्टी आप बना रहे हो उसका एप्रिसिएशन कैसे होगा वो आपको यहाँ से पता चलेगा। आपको एक टाइमलाइन बनाना जरूरी है। आप जब घर खरीदने के लिए जा रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक जगह पे गए और आपको घर पसंद आ गया और तीसरे दिन आपने घर खरीद लिया। नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व होती है, और एक घर खरीदना, एक असेट्स ऐड करना अपने पोर्टफोलियो में, वो ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो केस में आपके पास टाइम लाइन भी होना चाहिए कि ये घर मुझे 3 महीने में खरीदना है या 6 महीने में खरीदना है या 1 साल में खरीदना है। उसके हिसाब से आप पता कर पाओगे कि मुझे कितना सेविंग्स लगेगा, मुझे कितना घर खरीदने के टाइम पे डाउन पेमेंट देना है, मुझे घर खरीदने के लिए क्या बजट बनाना है, वो पूरा डिपेंड रहेगा आपकी ये टाइमलाइन पे। जैसे मैंने आगे आपको बताया हुआ है कि मार्केट कंडीशन आपको देखना बहुत जरूरी है। तो मेरी बेस्ट एडवाइस आपके लिए ये है कि जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तब आप अपना घर खरीदिए। उसको हम बोलते हैं बायर्स वर्सेस सेलर्स मार्केट। तो जब बायर्स मार्केट हो, यानी कि सप्लायर ज्यादा है, बहुत सारे फ्लैट्स बन के तैयार है मगर खरीदने वाले लोग कम है, वो टाइम पे अगर आप घर खरीद सकते हो तो बेस्ट टाइम वही है, और आप तब बेस्ट डील क्लिक कर सकते हो, तब आपका नेगोशिएशन स्किल काम में आएगा। तो जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तब घर खरीदना सही आइडिया नहीं है। जब सप्लायर ज्यादा है, डिमांड कम है, तब जाके आप घर खरीदिए, तो आप अच्छी तरह नेगोशिएशन कर सकते हो। और जब भी आप घर खरीदने के लिए जा रहे हो, मेरा एक एडवाइस है कि आप कोई भी एडवाइजर थ्रू घर खरीदने जाइए, क्योंकि वो अच्छा एडवाइजर जो जिसको हम रियल एस्टेट ब्रोकर बोलते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी टिप्स बिल्कुल देगा। तो एडवाइस है कि अगर आप अपना घर बाइंग प्रोसेस शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ही जिस पे आपको ट्रस्ट हो वैसे रियल एस्टेट ब्रोकर को आप साथ में रखिए। सेकंड प्रोसेस में हम सेकंड चीज क्या देखेंगे, फाइनल हमने कर दिया कि हमको घर खरीदना है, कौन से एरिया में घर खरीदना है वो हमने फाइनल कर लिया, कितना बड़ा घर चाहिए वो हमने फाइनल कर लिया कि 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK पेंट हाउस चाहिए, हमको बंगलो चाहिए, हमको सी फेसिंग बंगलो चाहिए, हमने सब आइडेंटिफाई कर दिया है कि हमको कैसा घर लेना है। उसके बाद आएगा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हंटिंग दी हंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि मुझे अभी घर, जो मेरा डिजायर घर है वो मैंने पेपर पे तो लिख लिया है, मगर उसको आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा, मुझे देखना भी तो पड़ेगा कि रियल जो मैं चीज सोच रहा हूँ वैसा घर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे रिसर्च शुरू कर सकते हो, अभी ऑनलाइन वेबसाइट बहुत सारी अवेलेबल है, वहां पे जाके आप ऑनलाइन वेबसाइट थ्रू कर सकते हो, या फिर आप अपने लोकल नेटवर्क और लोकल एजेंट, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपने रियल एस्टेट ब्रोकर, अगर आपके पास ढंग का रियल एस्टेट ब्रोकर है, आपने उसके कांटेक्ट कर दिया तो आप उसको अपनी पूरी डिमांड बता सकते हो, फिर वो बंदा आपके लिए घर ढूंढ के लाएगा। आपको सिर्फ जाके देखना है कि आपकी जो नीड है या फिर आपकी जो डिमांड है उसमें वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड दूसरा है आपका रियल एस्टेट ब्रोकर। आपको ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर रियल एस्टेट ब्रोकर ने आपके पास आपके लिए 5 या 6 प्रॉपर्टी आपको दिखा दी, तो आप जब वो प्रॉपर्टी देखने जाओगे तो प्रॉपर्टी देख के आपको अच्छा लग गया, तो सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है मेरे हिसाब से वो है वो बिल्डर कौन सा है और वो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो आपको प्रॉपर्टी इवेल्यूट करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि बिल्डर को आप जानिए, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसका रेप्यूटेशन देखिए, और अगर वो आपके रेप्यूटेशन में और ट्रैक रिकॉर्ड में एट पार हो रहा है तभी वो प्रॉपर्टी देखने के लिए जाइए। बहुत टाइम हमको ये देखने को मिल रहा है
या फिर बहुत टाइम हम ये भी देखते हैं कि यार मुझे घर खरीदना तो है, पर जरूरी नहीं है कि घर मैं अभी का अभी ले लूं, है ना। या फिर जरूरी नहीं है कि आज मैं घर खरीदूं और नेक्स्ट मंथ से मैं वहां पे रहने के लिए चला जाऊं। वैसी अगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। क्यों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज अ वेरी गुड ऑप्शन मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपको पेमेंट करने के लिए एक लंबा सा पीरियड मिल जाता है, जहां पे आप स्लोली 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 अच्छा सा पेमेंट टर्म्स डिसाइड करके आप ये लॉन्ग टर्म का जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है उसको अचीव कर सकते हो। हमने वो स्टोरी सुनी हुई है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हमेशा हमारे लिए वो बेनिफिट करके आ रही है। पर यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रायोरिटीज। तो आपको अगर इवेल्यूट प्रॉपर्टी करना है तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि बिल्डर का रेप्यूटेशन कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तब जाके आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी फाइनल कर सकते हो। प्रॉपर्टी का वैल्यू ये एक बहुत ही बड़ी चीज है कि बिल्डर ने बोला कि 1 करोड़, मुझे लग रहा है कि 90 लाख, या मुझे लग रहा है कि इसके 90 लाख होने चाहिए। बिल्डर बोल रहा है 1 करोड़, तो मैं ये प्रॉपर्टी का प्राइस कैसे सेट करूं। प्रॉपर्टी की जो वैल्यूशन है उसके लिए भी आप, मैंने जो आगे जो बताया हुआ है, ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड नेटवर्क विद द लोकल एजेंट्स, उनके साथ डिस्कस करके ही आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू पता चल सकता है। कोई भी एनालिसिस नहीं है कि जहां पे एक्सचेंज नहीं है कि जहां पे आप जाके आपको पता चल जाएगा कि XYZ एरिया में ये जो बिल्डिंग है उसका क्या प्राइस है। मेरा यहाँ पे टिप्स ये है कि आपको जो प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, आपकी जो प्रायोरिटी में सेट हो रही है और आपके बजट में बैठ रही है, तो फिर वो प्रॉपर्टी परचेस कर दीजिए। आपको ये चीज भी याद रखनी है कि एरिया वाइज प्रॉपर्टी के अलग अलग प्राइस होंगे, लोकेशन वाइज प्रॉपर्टी के अलग अलग प्राइस होंगे। तो जब आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर रहे हो तब आपको ये भी देखना है कि आपका बजट, आपका लोकेशंस एंड आपकी जो प्रायोरिटीज है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेट हो रही है, उसके हिसाब से ही आपको प्रॉपर्टी फाइनल करनी होगी। बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे एरिया में प्रॉपर्टी के प्राइस 10% 20% ज्यादा होंगे, तो आपको ये भी देखना है। आगे जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी देखने के टाइम पे आपको जोग्राफिकली एरिया क्या है उसका थोड़ा कंसीडरेशन करना होगा कि मैं जहां पे नया घर ले रहा हूं वो घर, या जो एरिया में मेरा नया घर ले रहा हूँ वो एरिया आगे 2 3 5 साल में कैसा डेवलप हो रहा है, वो एरिया में मार्केट कंडीशंस क्या है, वो एरिया जहां पे मैं नया प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ या फाइनलाइज कर रहा हूँ वहां से डे टू डे एक्टिविटीज वाली जगह लाइक द मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, या फिर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईवेज कैसा हो रहा है, वहां पे डेवलपमेंट के स्कोप क्या है, वहां पे कौन सी लोकालिटी ज्यादा रह रही है, ये सब भी आपको कंसीडर करना है। अगर आपने ये कंसीडर नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 साल में आपको लगता है कि यार ये प्रॉपर्टी मैंने लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आपको अगर ये नहीं करना है तो आपको ये भी कंसीडर करना है कि जो एरिया में मैं घर ले रहा हूं उसका पोटेंशियल कितना है। क्योंकि आप जो घर ले रहे हो, घर कभी भी 2 या 3 साल के लिए नहीं होता, घर ले रहे हो आप 5 10 15 20 साल के लिए। तो आपको ये चीज हमेशा कंसीडर करनी चाहिए कि जो एरिया में घर लेने के लिए ले रहा हूं वो एरिया मेरी जो प्रायोरिटीज है, रेलवे स्टेशन हो गया, मार्केट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, ऑफिसेज हो गया, या एयरपोर्ट हो गया, वो प्रायोरिटीज में सेट हो रहे कि नहीं हो रहे, वो प्रायोरिटीज आपको देखनी होगी। तो जैसे इसको मैं अगर वापस समराइज कर दूं, तो अगर मैं घर ढूंढना शुरू कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, तो मैं ऑनलाइन वेबसाइट या एजेंट थ्रू घर ढूंढ सकता हूं। उसमें मुझे क्या सबसे पहले देखना है, सबसे पहले मुझे देखना है कि अगर मैं जो बिल्डर के पास जा रहा हूँ वो बिल्डर का रेपुटेशन कैसा है,
ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से मैं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाऊं या रेडी टू मूव में जाऊं, वो मैं देख लूंगा। प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बेस्ट प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको कहाँ से पता चल जाएगा, बेस्ट प्रॉपर्टी का बेस्ट वैल्यू आपको ऑनलाइन वेबसाइट और एजेंट थ्रू पता चलेगा। मेरा टिप्स आपके लिए ये है कि जो प्रॉपर्टी आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए की जो नीड है उसमें वो सेट हो रही है और आपके बजट में सेट हो रही है, वो आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी है। और एरिया जब आप फाइनलाइज कर रहे हो तब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा डे टू डे रूटीन में जो चीजें मुझे लगेगी, जैसे मार्केट, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहां पे वो एरिया से वो सब चीजें कितनी दूर है। और पॉइंट टू, ये जहां पे मैं एरिया में जा रहा हूं वहां पे लोकालिटी क्या है। पॉइंट नंबर थ्री, और इसके ग्रोथ होने के क्या स्कोप्स है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, होम या ड्रीम होम आप जब खरीद रहे हो वो अगले 5, 10, 15 साल के लिए खरीद रहे हो। अभी जो आपके साथ मैं बात करने वाला हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी। क्यों? क्योंकि ड्रीम होम खरीदना और ड्रीम में रहना दो अलग अलग बातें हैं, है ना। अगर आपको अपना खुद का ड्रीम होम बनाना है तो आपको फाइनेंशियल टर्म्स पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल फाइनेंशियल टर्म्स में जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उससे आपको पता चल जाएगा कि ड्रीम होम खरीदने के लिए क्या क्या चीजें लगनी है। सबसे पहले आपको पेपर पे बजट लिखना है कि मुझे घर खरीदने का बजट कैसे सेट होगा। वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लो कि मुझे घर खरीदने के लिए मेरे पास दो तरीके होंगे, या मेरा खुद का पैसा मैं लगाऊंगा या होम लोन ले लूंगा। होम लोन लूंगा या खुद का पैसा लगाऊंगा, उसमें मेरे पास क्या मुझे करना चाहिए वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट ये टर्म्स है। डाउन पेमेंट किसको बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ नया घर खरीदने के लिए जा रहे हो, बिल्डर ने आपको बोला कि घर का टोटल जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपया है या 1 करोड़ है, मगर घर बुक करने के लिए आपको एक डाउन पेमेंट करना होगा या फिर आपको एक टोकन अमाउंट देनी होगी। वो अमाउंट को हम डाउन पेमेंट बोलते हैं। डाउन पेमेंट नॉर्मली 5 to 10% जो टोटल घर का कॉस्ट होता है उतनी होती है। घर खरीदने के लिए बिल्डर आपको एक अमाउंट बोल देगा, मान लो कि 50 लाख रुपए या 1 करोड़, ठीक है ना। उसके बाद भी आफ्टर परचेसिंग होम आपके पास कुछ और कॉस्ट घर खरीदने के बाद लगती है। कौन सी कॉस्ट लगती है? एक होगी, अगर आपने कोई अपना एजेंट रखा होगा तो एजेंट की एक फीस होगी। सेकंड, रजिस्ट्रेशन फी होगी। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन फी अलग अलग हो रही है। नॉर्मली 5 to 6% रजिस्ट्रेशन फीस है इंडिया में। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपने 50 लाख का घर खरीदा है या फिर 1 करोड़ का घर खरीदा है, अगर 1 करोड़ का जो आपने घर खरीदा है उसकी रजिस्ट्री अगर 1 करोड़ की होनी है तो 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ का 6% यानी कि 6 लाख रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी। तो आपको हमेशा ये भी कंसीडर करना है कि आपके एरिया में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या चल रहा है। और आपको एक इंश्योरेंस लेना है। इंश्योरेंस आपको इसलिए लेना है कि आप जो 50 लाख या 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी बना रहे हो वो प्रॉपर्टी इंटेक रहे और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर करके जाओ। इसलिए आपके पास एक बैर मिनिमम इंश्योरेंस भी होने चाहिए। कौन से इंश्योरेंस होने चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। जैसे आपके पास टोटल कॉस्ट बन गई कि मुझे 1 करोड़ का फ्लैट लेना है, उसमें आपको डाउन पेमेंट लगेगी 10%, मतलब मोटा मोटा 10 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट लगेगी। और आपके पास एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कॉस्ट या एट द टाइम ऑफ 10% आपका डाउन पेमेंट लगेगा, और एट द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन आपके पास कुछ और भी कॉस्ट लगनी है जिसको भी आपको कंसिडर करना है। तो आप अपना जब बजट बनाओगे तो ये तीन कॉस्ट ऐड करोगे। एक, घर का क्या कॉस्ट है, डाउन पेमेंट के लिए मेरे पास पैसा है कि नहीं है, और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मुझे एक्स्ट्रा और क्या क्या कॉस्ट लगनी है। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि मेरे पास खुद के पास 1 करोड़ रुपया है, कि 1 करोड़ का खुद का पैसा खर्च करके मैं मेरा नया घर खरीदूं या फिर मैं लोन ले लूं। मैं लोन के लिए भी एलिजिबल हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए।
बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं, या फिर मैं अभी तक मैंने बहुत लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है या फिर आप दोनों ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हो तो आपको क्या करना चाहिए। एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो तरीके से मैंने अभी तक लोगों को गाइड किया हुआ है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि घर खरीदने का जो बेस्ट तरीका है वो है होम लोन। यस, अगर आपको घर खरीदना है तो आपको बिल्कुल 100% होम लोन लेना ही चाहिए। क्यों होम लोन लेना चाहिए, चलो बताता हूँ। होम लोन क्यों लेना चाहिए उसके पहले होम लोन में कौन से पॉइंट कंसीडर करना चाहिए या फिर होम लोन में कौन से पॉइंट होते हैं जिसकी मैं ब्रीफ आपको दे रहा हूं। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट। वो क्या होता है, जो लोन अमाउंट है वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। मतलब कि अगर 1 करोड़ का मैं घर खरीद रहा हूं उसमें मुझे 50 लाख रुपए की लोन की जरूरत है या फिर मैं 50 लाख रुपए की लोन ले रहा हूं, है ना। तो वो मेरा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट दो चीज पे डिपेंड है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि 1 करोड़ का मैं लोन तो ले रहा हूं या 1 करोड़ का मैं घर तो ले रहा हूं, मगर मेरी जो इनकम है और घर का जो रजिस्ट्रेशन है वो दोनों अलग अलग है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको मैं और एक्सप्लेन सिंपल लैंग्वेज में कर लेता हूँ। एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो आपने 1 करोड़ का घर लिया है, आपने सोच लिया है कि मैं 50 लाख की लोन लूंगा, ठीक है ना। 50 लाख की अगर लोन ले रहे हो 20 साल के लिए तो मोटा मोटा उसका 50 हजार का ईएमआई आएगा। वो ईएमआई आप पे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इट इज डिपेंड ऑन योर इनकम। समझ रहे हो, अगर मुझे 50 हजार का ईएमआई पे करना है उसके लिए मेरी मिनिमम इनकम होनी चाहिए 75,000 या फिर 1 लाख रुपए। अगर वो इनकम उतनी होगी तभी मुझे 50 हजार का ईएमआई मैं पे कर सकता हूं, उतना 50 लाख की लोन मिलेगी। तो जब लोन लेने जा रहे हो तब दो कंपोनेंट काम करते हैं। एक, आपका जो घर है उस पे आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, और दूसरा आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ का आपने घर फाइनल कर दिया तो आपको 50-60 लाख की लोन चाहिए तो मिल जाएगी, नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 1 करोड़ की होम लोन मिल जाएगी, ये भी जरूरी नहीं है। होम लोन लेने के लिए दो चीज साथ में कंसिडर करेंगे। एक, कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है, और दूसरा कि आपका पर्सनल एलिजिबिलिटी कितना बैठ रहा है, उसके हिसाब से आपकी लोन अमाउंट फाइनल होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट कैसे होगा, तो लोन अमाउंट डिपेंड ऑन योर इनकम, डिपेंड ऑन योर प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आप डिपेंड ऑन योर इनकम एंड डिपेंड ऑन योर प्रॉपर्टी वैल्यू। इंटरेस्ट रेट कौन सा, अगर मैं होम लोन लेने जा रहा हूं तो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट रेट मुझसे चार्ज करेगी वो फिक्स और वेरिएबल होता है। माय एडवाइस इज ऑलवेज गो फॉर वेरिएबल। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी, ये चीज को याद रखना, अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है होम लोन में जो इंटरेस्ट पे करते हो उसमें 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। मगर एज पर करंट सिनारियो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो अगस्त 2024 में बना रहा हूं, उसके हिसाब से ओनली ओल्ड टैक्स रिजिम में ही आपको टैक्स बेनिफिट ले सकते हो इंटरेस्ट का। एक बार मैं वापिस बोल रहा हूं, ये वीडियो मैं 2024 अगस्त में बना रहा हूं, तब के टैक्स बेनिफिट के हिसाब से ओनली ओल्ड टैक्स रिजिम में आप अप टू 2 लाख रुपीस टैक्स का इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो आप दोनों 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। लोन पीरियड्स शुड बी मैक्सिमम। लोन पीरियड कितना होना चाहिए, लोन पीरियड के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका करंट एज -60। इंडिया में हम ज्यादातर लोग सोचते हैं या फिर इंडिया में एक थंब रूल हो गया है, एट द एज ऑफ 60 आपका जो भी चीज है, एट द एज ऑफ 60 आपका लोन, एट द एज ऑफ 60 इज 60 की जो एज है
वो आपकी रिटायरमेंट एज है। तो आपको कभी भी लोन, कभी भी 60 साल से ज्यादा की लोन नहीं मिल सकती है। तो आपका लोन पीरियड कैसे हो जाएगा? 60 माइनस योर करंट एज। मैं बताऊंगा कि लोन पीरियड अभी जो मिल रहा है मैक्सिमम वो 25 से 30 साल है। जो अलग अलग बैंक में अलग अलग लोन पीरियड वो लोग ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपको लोन पीरियड देखना है तो योर करंट एज माइनस 60 कर दोगे तो आपको एक लोन के लिए कौन सा पीरियड है वो आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है पीरियड, वो पीरियड के लिए आपको लोन जाना चाहिए। आपको लगेगा कि सर आप बोल रहे हो कि मैक्सिमम पीरियड के लिए आप लोन, मैक्सिमम टेन्योर के लिए आप लोन ले लो, तो उसके लिए तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। पर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। जितना मैक्सिमम लोन पीरियड रखोगे तो आपका ईएमआई कम आएगा, तो कम ईएमआई का जो बैलेंस ईएमआई है वो आप अपना सेविंग्स इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हो। और मान लो कि आज आपने 25 साल के लिए लोन पीरियड रख लिया है, ठीक है ना, आपका लोन शुरू भी हो गया है, आपकी इनकम ऐड हो रही है और आपको वो लोन पीरियड रिड्यूस करना है। यू कैन रिड्यूस योर लोन पीरियड, एडिंग योर लोन पीरियड। मतलब 15 साल की लोन आपने ली है, तो अगर आपको उसको 20 साल करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे। मगर अगर आपने 25 साल की लोन ली है, उसको आपको 15 साल करना है तो आप कर सकते हो। इसलिए हमेशा मैं बता रहा हूं जो मैक्सिमम लोन टेन्योर आपको मिल रहा है वो ले लीजिए, और फिर आपकी इनकम आपको क्या परमिट कर रही है उसके हिसाब से उसको आप रिड्यूस कभी भी कर सकते हो। अगर आपने लोन पीरियड रिड्यूस भी करना चाहा तो आप कभी भी कर सकते हो, और उसमें आपको बैंक कोई भी पेनल्टी भी चार्ज नहीं करेगी। वाई होम लोन, इसको अभी हम यहाँ पे नहीं देखते। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हमको होम लोन क्यों लेना है। तो आप सब तैयार हो देखने के लिए कि मुझे होम लोन क्यों लेना है? ये एक जादू है। ये जो स्लाइड है बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक एजम्पशन लिया हुआ है कि किसी ने 1 करोड़, 1 करोड़ का घर फाइनल किया हुआ है ना, उसको 1 करोड़ की लोन मिल सकती है। वो दोनों के लिए एलिजिबल है, उसके पास अपना खुद का 1 करोड़ रुपया है और उसको 1 करोड़ की लोन मिल भी सकती है। वो हमने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। तो उसको आज की तारीख में 8.5% होम लोन का रेट चल रहा है। बहुत ध्यान से ये बात देखना। मैंने यहाँ पे क्या एजम्पशन लिया हुआ है कि एक मिस्टर ए है, उसके पास खुद का 1 करोड़ रुपया भी है और वो 1 करोड़ की लोन के लिए एलिजिबल भी है। तो उसको क्या करना चाहिए? अगर वो होम लोन के लिए जा रहा है तो उसको 8.5% रेट पे 240 महीने के लिए, मतलब 20 साल के लिए उसको लोन ऑफर हो रहा है। उसमें उसका जो ईएमआई आ रहा है वो ईएमआई आ रहा है 86,782 रुपीज। टोटल उसको जो पेमेंट करना है 20 साल में, वो कितना पेमेंट करेगा? तो 86,782 इंटू 240 कर लेंगे तो मोटा मोटा अमाउंट बन के आएगा 2 करोड़ 8 लाख रुपए। उसमें इंटरेस्ट कितना जाएगा? उसमें इंटरेस्ट जा रहा है 2 करोड़ 8 लाख में 1 करोड़ की तो लोन थी, तो उसमें से 1 करोड़ माइनस कर देंगे तो उसका इंटरेस्ट जा रहा है 1 करोड़ 8 लाख रुपए। आप बोल रहे हो कि सर क्या सिखा रहे हो, 1 करोड़ की लोन के सामने मैंने तो ऑलमोस्ट डबल पैसा दे दिया है, तो अभी भी आप बोल रहे हो कि लोन लेना है। सर ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, आगे मैं कुछ और मैजिक चीज दिखा रहा हूँ। आपने एकदम सही सोचा है कि 1 करोड़ के सामने मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो पेमेंट कर रहा हूं 2 करोड़ 8 लाख रुपए का। तो मुझे इंटरेस्ट पे करना है 1 करोड़ 8 लाख रुपए, मगर ये जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं 240 महीनों में। आज एक साथ नहीं कर रहा हूं, मतलब 20 साल में कर रहा हूं। और अगर ये लोन पे आपको टैक्स बेनिफिट आपने ले लिया, या फिर आप यार आपकी स्पाउस इसके लिए एलिजिबल है और आपने उसका टैक्स बेनिफिट भी 2-2 लाख रुपए ले लिया है ना, 2 लाख रुपए पर पर्सन, यानी कि 2 लोग अगर है तो 4 लाख रुपए हो गए। और 4 लाख रुपए हो गए, अगले 4 लाख रुपए हो गए, और 4 लाख रुपए के सामने आपको 30% के टैक्स स्लैब में है, तो 1,20,000 रुपए आप हर साल बचाओगे। 1,20,000 रुपये आप हर साल बचाओगे, उसका मतलब 20 साल में आप 24 लाख रुपए बचाओगे। तो
1,08,00,000 में से अगर मैंने 24 लाख माइनस कर दिए जो आपने बचा लिए, जरूरी नहीं हर किसी के ये बचेंगे भाई, बाय चांस मान लो कि आपके अगर बच रहे हैं तो उसमें से ये 24 लाख इसमें से मैं माइनस कर लूंगा, तो जो बची हुई अमाउंट आ रही है वो आ रही है 84 लाख रुपीज। मतलब कि अगर मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है और 20 साल तक मैं उसका ईएमआई पे कर रहा हूं, तो अगर मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो मेरा 84 लाख रुपीज का इंटरेस्ट पे जाएगा। और अगर टैक्स बेनिफिट मैं नहीं ले रहा हूं तो मुझे 1,08,00,000 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पे मैंने वो लोन पे कर दिया, तो अगर मैंने ईएमआई ले लिया तो मुझे 1 करोड़ रुपए ज्यादा देने आ रहे हैं। और तब मेरे पास मेरा फंड था, अगर मैंने यहाँ पे लोन नहीं लिया, ये ईएमआई मैंने नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए बचा लिए और वो 1 करोड़ से मैंने घर खरीद लिया। मगर मेरी बात सुन के किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ओन फंड को इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, जहां पे उसको 15% रिटर्न मिला। तो 240 महीने के बाद ये 1 करोड़ रुपया जो है वो जाके बन जाएगा मोटा मोटा 19.71 करोड़। 20 करोड़ रुपए हो जाएंगे ये। सही सुना आपने, 20 करोड़ रुपए हो रहे हैं। मतलब कि मेरा 1 करोड़ हो जाएगा 20 साल के बाद 20 करोड़ रुपए। यहाँ पे मैंने एक चीज और ले ली है कि सर आपने बोला था ना कि मुझे एलिजिबल हूं मैं ईएमआई के लिए भी, तो मैं यहाँ पे मेरा 1 करोड़ रुपया जो है उसको मैं डाल देता हूँ, घर खरीद लेता हूँ। और जो मेरा 86,752 का जो ईएमआई है उसका मैंने एसआईपी कर दिया। ठीक है ना, कि घर भी मेरा खरीद लिया और मैं हर महीने एसआईपी कर रहा हूँ 86,000 रुपीज का जो ईएमआई अमाउंट है। वो एसआईपी जाके 20 साल के बाद वो 15%, यहाँ पे भी 15% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे भी 15% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे भी 240 महीने हैं, यहाँ पे भी 240 महीने हैं। तो ये एसआईपी मेरी 86,000 की जाके बनेगी 13 करोड़। तो भी 19 करोड़ और 13 करोड़। अगर आप खुद का पैसा नहीं लगा के होम लोन लेते हो तो आप एक्स्ट्रा 6 करोड़ रुपए बचाते हो। अब आप कन्विंस हो गए क्यों मैं बोल रहा था कि आपको होम लोन लेना चाहिए। दूसरे बेनिफिट्स भी बता रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी को हेज कर रहे हो, टैक्स बेनिफिट आपको अलग से मिल रहा है, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है आपकी फ्यूचर के लिए, आपके पास लिक्विडिटी रहती है। अगर आपके पास 1 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में है और आपके पास कोई नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है तो आप उसको क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आया है तो आपको बाहर पैसे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, वो पैसा आपको काम में आ सकता है। खुद का पैसा अपने पास होना, उससे जैसा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरी और सिक्योरिटी आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो लिक्विडिटी होना वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो। अगर मुझे पता है कि हर महीने मुझे एक ईएमआई आना है 90,000 रुपए का, तो मेरे पास एक, मैं अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट करूंगा और मेरा एक एसेट एलोकेशन हो जाएगा कि मैं एक ईएमआई भर रहा हूं मैं रियल एस्टेट के लिए, और दूसरा जो मेरे पास खुद का जो पैसा है उसको मैं दूसरी एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर लिया। अगर आपके पास अपना खुद का फंड है और आपके पास ऑप्शन है कि मैं खुद का फंड इन्वेस्ट करूं या फिर लोन लूं, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको लोन क्यों लेना है। यहाँ पे ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको लोन ही लेना चाहिए। दिस इज अप टू यू कि आपके लिए बेस्ट क्या है वो आप खुद डिसाइड करिए। क्लोजिंग द डील, आपने लोन भी फाइनलाइज कर दिया, आपका ईएमआई शुरू हो गया है। डील क्लोज करने के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जब क्लोजिंग द डील आ रहा है मतलब आपको बिल्डर के साथ जब आपकी डील क्लोज हो रही है तब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। रजिस्ट्रेशन, सेल डीड, सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो सेल डीड हो रहा है, जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करते हैं। ये ही एक डॉक्यूमेंट है जो बताएगा फ्यूचर में कि ये जो प्रॉपर्टी है या फिर ये जो एसेट्स है उसकी ऑनरशिप हमारे पास है। तो रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके जो सेल डीड रजिस्टर होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट फ्रॉम बिल्डर्स आपको कौन से लेने हैं, पोजीशन लेटर, ऑल पेमेंट रिसिप्ट्स, हैंड ओवर डॉकेट। बिल्डर्स आपको एक हैंड ओवर डॉकेट दे रहा है, जो जो उसने कमिटमेंट किए थे
एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी फाइनलाइज, वो डॉक्यूमेंट के एक हैंड ओवर डॉकेट देगा, है ना, कि हमने आपको यहाँ पे ये चीज लगा के लिए देनी थी, हमको 3 BHK के घर में आपको 3 बाथरूम देने थे, 2 बाथरूम देने थे, कहाँ पे क्या चीज देनी थी, इसका एक हैंड ओवर डॉकेट होता है, जिसके अंदर आपके इंटरनल इलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ से जा रही है, आपका अगर कहीं पे पानी का पाइप कहाँ से जा रहा है, वो सब डॉक्यूमेंट भी आपको ये हैंड ओवर डॉकेट में वो देगी, जिससे फ्यूचर में अगर आपको कुछ रिपेयरिंग करना है तो रिपेयरिंग के टाइम पे आपका अननेसेसरी बजट बढ़ ना जाए। आपने सोच लिया कि यहाँ से मैं मुझे यहाँ पे गीजर बाथरूम में जाके गीजर लगाना है, और वहां पे आपके इलेक्ट्रिशियन ने या फिर फिटिंग मैन ने आके आप वहां पे होल कर दिया और पता चला वहां पे तो पानी का पाइप है, तो आपका पूरा सा बाथरूम आपको चेंज करना होगा। तो ये जो हैंड ओवर डॉकेट है उसमें वो सब डॉक्यूमेंट होते हैं कि जहां पे आपके फ्लैट की पूरी डिजाइनिंग भी अंदर होती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बिल्डर से मांगने हैं अगर वो नहीं दे रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पता चल गया है कि घर कैसे खरीदना है, घर खरीदने के टाइम पे आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, मुझे घर खुद के पैसे से खरीदना है या फिर मुझे होम लोन लेनी है, होम लोन लेनी है तो कौन से पॉइंट मुझे कंसीडर करने हैं, होम लोन मैंने खुद के पैसे से ले रहा हूँ वो बेनिफिट हो रहा है या फिर लोन ले रहा हूँ उससे बेनिफिट हो रहा है, सब कुछ मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जब आपने घर खरीद लिया है, घर खरीदने की प्रोसेस आपको पता हो गई है, और आपने अपना ड्रीम होम परचेस करके आप वो घर में रहने के लिए भी चले गए हो, तो अभी आपको क्या करना है कि जो घर आपने खरीदा है, जिस घर को खरीदने के लिए आपने अपनी इनकम का मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसको प्रोटेक्शंस देना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है कि जो आप कोई भी डैमेज से बचाएगा। अगर आपने घर खरीद लिया है और अर्थक्वेक में उसको कोई डैमेज हो गया है या फिर कुछ इजी भी किसी भी तरह से वो प्रॉपर्टी अगर डैमेज हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी, सही सही सुन रहे हो आप, इंश्योरेंस कंपनी आपको जितना भी डैमेज का कॉस्ट वो आपको इंश्योरेंस कंपनी वापस देगी। इसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, तो आपका कंस्ट्रक्शन का जितना भी कॉस्ट हुआ है वो सब कुछ वापस मिल सकता है। और आप ये इंश्योरेंस के साथ अगर आपने उसके अलग अलग राइडर्स होते हैं, है ना, कि जिसमें आपने अगर इंटीरियर में कुछ और कॉस्ट ऐड करी है, वो कॉस्ट भी आप इसमें से इसके राइडर में ऐड करवा सकते हो। तो अगर बाय चांस अगर आपका प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी वो पूरा कॉस्ट बेयर करेगी और आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के सामने आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस आपको क्यों लेना है? आपने मेरी बात सुन के बोला कि जय सर ने बोला हुआ है या फिर जय देसाई सीएफपी है उन्होंने एक्सपीरियंस से बोला हुआ है कि भाई हमको होम लोन लेना है, आपने होम लोन ले भी लिया। होम लोन लेना मतलब आप एक 15 साल या 20 साल का एक कमिटमेंट ले रहे हो, मगर कल किसके साथ क्या होना है किसी को नहीं पता। तो जो पर्सन के नाम पे होम लोन चल रहा है, अगर उसको कुछ हो गया तो होम लोन कौन भरेगा? वो चला गया है, तो फिर जय यार तुमने तो बोला था कि होम लोन लेना है, मगर वो बंदा जो बंदा पैसा कमा रहा था वही अभी सिस्टम में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, होम लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस बंदे के नाम पे होम लोन चल रही है उसको उतना मिनिमम उतना अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस बहुत कम प्रीमियम में बहुत बड़ा अमाउंट प्रोटेक्ट करती है। तो अगर बाय चांस होम लोन ऑनर को कुछ हो गया, तो टर्म इंश्योरेंस में से जो पैसा आएगा वो पैसा आपका होम लोन जहां चल रहा है वो बैंक को आप दे सकते हो। तो प्रोटेक्ट फैमिली फ्रॉम ईएमआई यू हैव टू हैव टर्म इंश्योरेंस। टू प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम ईएमआई यू हैव टू हैव योर टर्म इंश्योरेंस। कि जय पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कब काम में आ रहा है? कि आदमी को ड्यू टू एक्सीडेंट 2 या 3 महीने वो घर से बाहर नहीं जा रहा, घर से बाहर नहीं जा रहा तो उसका इनकम का सोर्स भी खत्म हो जाएगा। 3 महीने या 6 महीने तक वो बाहर काम नहीं किया या जॉब पे नहीं गया तो उसकी इनकम भी नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो ईएमआई कैसे पे करेगा?
तो अननेसेसरी बर्डन उन पे आएगा। तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने तक भी आप जॉब नहीं जा रहे हो तो आपका सैलरी नहीं आएगा, मगर पर्सनल इंश्योरेंस आपका ईएमआई पे करता रहेगा, तो आपका ईएमआई का प्रोटेक्शन वहां पे होता रहेगा। तो ड्यू टू एक्सीडेंट अगर आपको 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने तक अगर आपको घर पे रहना है, मान लो कि आपकी इनकम शुरू है, आपकी इनकम चालू है, आपका सैलरी भी चालू है, तो भी ये इंश्योरेंस आपके ईएमआई जितना पैसा आपको देती रहेगी रेगुलर। तो ये ईएमआई प्रोटेक्शंस है। तो आपके पास अपना पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अगर घर में फायर हो गया, पूरा सब कुछ जल गया, तो उसके लिए फायर इंश्योरेंस भी आपका होना चाहिए। क्योंकि आप जब नया घर खरीदते हो तो फर्नीचर में बहुत सारा पैसा लगाते हो, क्योंकि ये हमारा ड्रीम होम है। और जब मैं मेरा ड्रीम होम बनाऊंगा तो मैं वहां पे मेरी पसंद की चीजें लगाऊंगा, तब जाके मेरा ड्रीम होम कन्वर्ट होगा माय एक्चुअल ड्रीम होम में। तो वो जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंटीरियर में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास फायर इंश्योरेंस होना चाहिए। और कंपलसरी इंश्योरेंस फ्रॉम बैंक, बहुत सारी बैंक होम लोन के देने के टाइम पे भी कंपलसरी आपको इंश्योरेंस देती है। आप बैंक के साथ नेगोशिएशन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस होम लोन के टाइम पे बैंक आपको जो कंपलसरी बोल के इंश्योरेंस ले वो आप लो, आप उनको डिनाई कर सकते हो। हाँ, अगर होम लोन के टाइम पे बैंक आपको कंपलसरी फोर्सफुली कोई भी इंश्योरेंस नहीं दे सकती, मगर आगे जो मैंने बताया वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, ये आपके पास होने ही चाहिए। तो गाइस, आई होप कि मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन शेयर करी है, या जो मैंने इंफॉर्मेशन ये वीडियो में डाली है, या फिर जो इंफॉर्मेशन मैंने ये वीडियो थ्रू आपके साथ आपको पहुंचाने के लिए जो ट्राई किया है, उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पे मैंने मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल अपलोड किया हुआ है, जहां पे जाके आप मुझे मेल कर सकते हो, या यहाँ पे मैंने मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जहां पे आप जाके अपनी क्वेरी डाल सकते हो। जैसे ही आपकी क्वेरी हमारे पास आएगी, विद इन अ फ्यू डेज हम ट्राई करेंगे कि जो आपकी क्वेरी है उसके लिए जो बेस्ट रिप्लाई है वो रिप्लाई करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। हाय, दिस इज जय देसाई, योर फाइनेंशियल फ्रीडम कोच, एंड wish you very, very all the best for your dream home. Thank you.